हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स आप पहले भी कर चुके हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इससे पहले जो आपने प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और आपने देखा था क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा पैटर्न का और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम कुछ और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, जो चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, इससे काफी क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, इसलिए हम ये जो क्वेश्चन पे हैं फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो हमारा आता है वो है टिश्यू। और सबसे पहले तो बेसिक चीजें कहाँ से स्टार्ट होती हैं कि टिश्यू के डेफिनेशन से, इंट्रोडक्शन से सबसे पहले स्टार्ट होता है। टिश्यू क्या होते हैं और टिश्यू के क्या कार्य होते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप देखेंगे एक लाइन डायग्राम कि बॉडी का जो फॉर्मेशन है, बॉडी का जो निर्माण है वो कैसे होता है। आपने कहा एक सीक्वेंस वहां पर होता है कि कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, हमने कहा कोशिकाओं के समूह को, जो सारी कोशिकाएं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 कोशिकाएं हैं और पांचों कोशिकाएं क्या है, एक समूह बनाती हैं। पांचों कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो उस समूह को हम क्या कह देते हैं, ये एक टिश्यू है। इसी प्रकार से अलग अलग टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक क्या बनाएंगे, आपने कहा एक ग्रुप बनाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाते एक ऑर्गन में। इसी प्रकार से ऑर्गन्स एक ग्रुप बनाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, और इसी प्रकार से ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाते हैं, अरेंज होते हैं और हमारे पास आती है एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये चीजें बेसिक सी आती है हमारे पास, हम सीधे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में क्या पाई जाती हैं, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी मिलकर के बने होते हैं कोशिका से, और वो जीवित कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। हमने कहा ठीक है, ये सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे भी ऊतक आते हैं कि जो डेड सेल से भी मिलकर के बने होते हैं। डेड सेल्स का मतलब होता है कि वो पूरी जो उनकी जो वॉल होती है, वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, उसमें लिग्निन भरा हुआ होता है। इट मीन्स कि वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का जो चेंज है, एक्सचेंज वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा इसी प्रकार से हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, एपिथेलियल टिश्यू है। हमें ये बताना है कि इनमें से किसके पास क्या है, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इससे पहले आपको ये देखना है कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड एपिथेलियल टिश्यू, एक इंफॉर्मेशन आपके पास आई है। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या आई है कि ये चारों क्या है, टिश्यू हैं, ऊतक हैं। ठीक है, ये चारों क्या है, ऊतक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऊतक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहले तो कि कोशिकाएं, हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो कोशिका से होता है। हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था हमने ये भी कहा था कि जो कोशिका है उनका आकार अलग अलग होता है, उनकी आकृति अलग अलग होती है, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उनके नाम भी फिर अलग अलग होते होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कुछ कोशिकाओं के उदाहरण दीजिए, तो क्या क्या नाम आप बताएंगे यहाँ पर जो कि आपने पढ़े हैं। तो आपने पढ़ा है गार्ड सेल, पढ़ा है आपने। ठीक है, आपने पढ़ा है यहाँ पे एक सेल का नाम है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे मेसोफिल। आपने पढ़ा है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स। आपने पढ़ा है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आपने पढ़ा है यहाँ पे नर्व सेल या न्यूरॉन। आपने पढ़ा है यहाँ पे न्यूरॉन। और एग्जाम्पल दीजिए क्या नाम है सेल्स के जो हमारी बॉडी में अलग अलग होते हैं। जैसे कि गार्ड सेल्स तो कहाँ होती हैं, प्लांट्स में होते हैं। मेसोफिल कहाँ है, प्लांट्स में होती हैं। आरबीसी कहाँ है, एनिमल्स में होती हैं। डब्ल्यूबीसी कहाँ है, एनिमल्स में होती हैं। तो हमने कहा कि अलग अलग कोशिकाओं के नाम भी अलग अलग हैं, इनके काम भी अलग अलग हैं, इनकी संरचनाएं भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब अगर सेल्स अलग अलग हैं यहाँ पर, तो हमने कहा टिश्यू भी अलग अलग होंगे, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, हमने कहा इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये भी अलग अलग होते। तो आपके पास पूछे जाते कि बताइए टिश्यू के एग्जाम्पल दीजिए। अब हमने कहा ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए कि टिश्यू के एग्जाम्पल दीजिए,
तो आप यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिखा ब्लड, ठीक है, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे जाइलम, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे आपने क्लासिफाई नहीं किया है कि कौन सा प्लांट टिश्यू है, कौन सा एनिमल टिश्यू यहाँ पर है, आपने सभी के जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर लिख लिए हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन आए कि यहाँ पे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल दीजिए, तो कैसे करेंगे आप? आपने कहा ये है प्लांट टिश्यू, ठीक है, और ये है आपके पास एनिमल टिश्यू, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो कुछ टाइम आप लीजिए और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए, एटलीस्ट 5 to 6 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं यहाँ पे, यानी कि 5 से 6 प्लांट टिश्यू लिखिए, 5 से 6 एनिमल टिश्यू यहाँ पे बताइए, और जल्दी से लिखिए। आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। कुछ एग्जाम्पल तो आपके पास इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, 4 ऑप्शन तो आपके पास ऊपर हैं, बस आपको ये देखना है कि इसमें से प्लांट टिश्यू कौन है और एनिमल टिश्यू कौन है। चलिए, तो प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो मैं यहाँ पे, ध्यान देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ और इसी के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो प्लांट टिश्यू कौन है, एनिमल टिश्यू कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पर है पैरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा, पॉलेन्काइमा है, ठीक है, पता है यहाँ पे, ठीक है। 5 एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। अब लिखते हैं एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल। पहला है आप ध्यान से देखिए क्या क्या एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। पैरेन्काइमा है, यानी कि ये पैरेन्काइमा है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा है, यानी कि ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। फिर है कॉलेन्काइमा, ठीक है। जाइलम है, फ्लोएम है। इसके अलावा हमने कहा ये तो सारे आपके पास क्या आते हैं, परमानेंट टिश्यू आते हैं, जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। इसमें भी कैटेगरी हमने देखी थी, ये सारे एग्जाम्पल है परमानेंट टिश्यू के। अब इसके अलावा हमने कहा एनिमल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि यहाँ एग्जाम्पल में आए हैं, ब्लड है, बोन है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, यहाँ पे एरियोलर है, एडिपोज हमारे पास आता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं। आपने कहा कि कार्डियक मसल्स होती है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, या फिर जिसे आप कहते हैं स्मूथ मसल्स होती हैं या स्केलेटल मसल्स होती हैं। नर्वस टिश्यू हमारे पास आता है, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं अलग अलग एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आपने इतना तो क्लासीफाई कर लिया है कि कौन सा प्लांट टिश्यू है, कौन सा एनिमल टिश्यू है। आपने कहा ये तीनों तो हमारे पास आते हैं प्लांट टिश्यू, और ये एक हमारे पास आता है एनिमल टिश्यू। इतनी बातें क्लियर है? इतना इतना क्लियर हुआ है? अब आपको ये समझ आ गया है कि 3 एग्जाम्पल अब आपको याद हो जाने चाहिए कि प्लांट टिश्यू के 3 एग्जाम्पल कौन से होते हैं और एक एग्जाम्पल क्या होता है। आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा इनके फंक्शंस को अगर हम देख लें तो देखते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो हमने कहा ये क्या करता है, संग्रह का काम करता है, स्टोरेज का। क्या काम है इसका? संग्रह, स्टोरेज करता है। क्लोरोफिल को स्टोर कर लिया है तो क्लोरेन्काइमा हो गया है, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे जो फूड है उसे स्टोर करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमने कहा कि मैकेनिकल सपोर्ट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एम फॉर मैकेनिकल,
S4 सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, यानी कि यांत्रिक सहायता देता है। और पौधे के जो हार्ड, जो जटिल भाग होते हैं, जैसे कि आपने का रेशे जो होते हैं, रेशेनुमा संरचनाएं जो होती है, चाहे वो आपने का जो बीज है सीड कवर हो, चाहे वो रेशेदार संरचनाएं हो, वो कौन बनाते हैं यहाँ पे, स्क्लेरेनकाइमा बनाएगा, जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कॉलिनकाइमा क्या देगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। जाइलम क्या करेगा, कंडक्शन में यानी कि परिवहन में मदद करता है वाटर के और मिनरल के। फ्लोएम किसका कंडक्ट करेगा, यहाँ पे फूड का कंडक्शन करेगा। किसका करता है, फूड का कंडक्शन करता है, फूड का। इन तीनों के फंक्शन पता चल गए हैं आपको। इसके अलावा जितने भी हमने प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल लिखे हैं उसके आपको फंक्शन पता चल गए हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं यहाँ पर, तो लोकेशन आप लोगों को खुद से देखने की लोकेशन इनकी क्या होगी। अब आते हैं एनिमल टिश्यू और उनके फंक्शन पे। सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन। इसके बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट की बात करें, या हमने कहा सबसे पहले तो ये से क्या देगा, सुरक्षा देगा, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सपोर्ट से पहले हम इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये सुरक्षा लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सुरक्षा देगा। फिर आपने कहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। क्या है एपिथेलियल टिश्यू, आपने कहा क्या करता है, लाइनिंग और हमने कहा था कवरिंग। दो चीजें हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, L4 लाइनिंग एंड C4 कवरिंग, यही कहा था। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन हमने कहा सिक्रीशन, जहाँ पे भी श्रावण हो रहा है, जहाँ पे भी सिक्रीशन है वहां पे पाया जाता है। या आपने कहा एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण जहाँ पर हो रहा है, जैसे कि सिक्रीशन में हमने कहा क्या होती है, ग्लैंड या ग्रंथि आती है, ग्लैंड या ग्रंथि। अवशोषण कहाँ पर हो रहा है, आपने कहा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपके विलाई वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। आपकी जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये किसके काम है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हो गए हैं। अब आता है ब्लड। ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हैं और उसमें से मेन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे आपने कहा परिसंचरण तंत्र का, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन, ब्लड होता है। तो ये क्या सर्कुलेट करेगा, आपने कहा ये गैसेस को सर्कुलेट करता है, ठीक है। आपने कहा ये डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज को सर्कुलेट करता है। हॉर्मोन्स होते हैं यहाँ पे, जो किसका काम है, ब्लड का काम है। आपने कहा जो आपकी इम्यून सेल्स होती हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही, कभी कभी क्या होते हैं कुछ सेल्स ब्लड के थ्रू पहुंचती हैं, ठीक है। ब्लड में आपने कहा लिम्फ भी होता है, तो लिम्फ क्या करते हैं यहाँ पे, जो इम्यून सिस्टम उसका इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। ब्लड का जो WBC है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है। ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, जब कभी कट फट जाता है तो ब्लड है जो वो लगातार निकलता ना रहे, तो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पर हो रही है। ध्यान देखिए, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, चोट लगने से मतलब, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर ही क्लॉटिंग हो रही है। वो क्या होती है, बहुत मेजर वहाँ पे क्या होती है, कंडीशन होती है, वो क्या होती है, हार्मफुल कंडीशन होती है। क्लॉटिंग का मतलब है जब हमारे कहीं पे चोट लग जाती है तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होती है, रुधिर का थक्का जम जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। यहाँ पे क्या क्या अभी हमने गिनाए हैं, हमने कहा यहाँ पे क्या कहते हैं, गैस का, ग्लूकोज का या डाइजेस्टेड फूड का, हार्मोन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है। तीसरा हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं ब्लड के। अब आता है बोन। बोन जो है सबसे पहले तो आपको एक फ्रेमवर्क, आपको यानी कि किसी भी जीव को एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर, एक संरचना प्रदान करता है, पहला। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर जो आपके डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके स्मूथ ऑर्गन होते हैं या जो आपके कोमल अंग होते हैं, जैसे कि आपका जो क्या हो गया है, लिवर हो गया, जैसे आपकी किडनी हो गई है, आपका जो हार्ट होता है, आपके जो लंग्स होते हैं, उन सभी को क्या करता है यहाँ पे, प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा जैसे लंग्स जो हमारे होते हैं और जो हार्ट हमारा होता है वो रिब केज में रहता है, रिब केज पीछे से इस प्रकार से निकलता है, रिब केज में रहता है, ठीक है। आपने कहा आपकी किडनी को भी जो आपके रिब्स होती है, जो लास्ट की जो आपकी रिब्स होती हैं, आप फील करते होंगे जैसे
आपने कभी फील की होंगी रिब्स होती हैं, तो लास्ट की जो रिब्स होती है वो कैसे होती है, जैसे कि ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है हमारे पास, ठीक है। पीछे से जो रिब्स आ रही हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से आ रही हैं। और लास्ट की रिब्स आप देखते हैं कि ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऐसे निकलती हैं, ऐसे ये वाली जो ये लास्ट वाली जो रिब्स होती हैं, ये लास्ट वाली रिब्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ये क्या करते हैं, किडनी को यहाँ पे सेफ रखती हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि क्या होता है कि जैसे कभी चोट फूट लग गई है या कहीं पर आप गिर गए हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम थोड़ा सा ही गिरे हैं लेकिन फिर भी हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन है, जो आंतरिक अंग है, उनमें चोट आ जाती है। उनमें चोट नहीं आती क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं उन्हें। हाँ, कहीं पे कोई बहुत ज्यादा मेजर कंडीशन आ जाती है तब क्या होता है, बोन्स वहाँ पे टूट जाती हैं या तब वहाँ पे कुछ हार्म पहुंच सकता है। बट बेसिकली कर क्या रही है बोन्स, हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को क्या कर रही है, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रही है। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, मूवमेंट में जो गति आपके बॉडी में हो रही है उसमें भी क्या है, बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बोन्स में क्या होते हैं, जोड़ होते हैं। जहां पर जॉइंट है आप वहीं से मूवमेंट कर पाते हैं, जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहां पे आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने कहा ये हमारा हाथ है, यहाँ पे जॉइंट है तो आप इस हाथ को मूव कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कोई जॉइंट नहीं है, तो क्या आप इस पोर्शन को अलग से मूव कर सकते हैं। आपने कहा अगर आप मूव करें तो पूरी हड्डी को मूव कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को। ऐसा नहीं है कि बीच से आपने क्या कर दिया है, मूव कर दिया है। इट मीन्स कि जहां पर जोड़ होंगे वहीं पे मूवमेंट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आता है आपके मस्कुलर टिश्यू, और आपके मस्कुलर टिश्यू का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है मूवमेंट में। अब आप कहेंगे अभी तो हमने बोन की बात की है तो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप ये नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। हमने कहा मूवमेंट क्या होती है, दोनों की वजह से होती है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके जो बोन्स है उनमें मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है। मसल्स 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप के जो है उनका फंक्शन ही क्या है, मूवमेंट है। बस ये कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मूवमेंट यहाँ पर करते हैं। अब आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू वो है कि जो आप पूरे सेंस में रहते हैं, आपको पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। अगर कोई चीज आपके सामने है, कोई कंडीशन आपके सामने है, तो वहां पर कैसे आपने परफॉर्म करना है, कैसे रिएक्ट करना है, सारी सभी चीजें डिसाइड कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपने कहा कि आपको धूप लगती है, वो भी आपको फील हो रही है। आपने कहा आपको कोई चीज दिखने में बहुत सुंदर लगती है, आपने कहा कि आपको क्या है, भूख लगी है और आपको खाने की स्मेल आ रही है, आपका खाने का और मन कर रहा है। ये सभी चीजें कौन यहाँ पे देख रहा है, आपका नर्वस सिस्टम देख रहा है। यानी कि किस प्रकार की सिचुएशन में कैसे रहना है, जैसे आप कहते हैं समझदार, तो ये समझदारी कहाँ से आती है, आपके नर्वस सिस्टम से आती है। बेसिकली समझदारी नहीं कहेंगे, आपने कहा जो भी आपके क्या है, स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया हम देते हैं वो कौन देता है, हमारा नर्वस सिस्टम देता है। जैसे कि आपने कहा कि आपके क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं 5 का, क्या क्या होते हैं, आपकी आंख है, आपकी नाक है, आपके कान है, आपकी जीभ है, आपकी स्किन है। आपको जो भी चीजें फील होती हैं, जो भी चीजें महसूस होती हैं, इन 5 अंगों के द्वारा ही होती है, क्योंकि इनमें लगे होते हैं रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। जैसे आंखों ने जो भी देखा, आपने एक शेर देखा, आपने एक सांप देखा, आप डर जाते हैं, तो जैसे ही आपकी आंखों ने देखा तो वहां पे क्या थे, रिसेप्टर थे, सिग्नल कैसे पहुंचाया जाता है, ब्रेन को। अब ब्रेन ये डिटेक्ट करता है कि हाँ ये हार्मफुल कंडीशन है, ठीक है। आपने कहा कि आपको बहुत अच्छी स्मेल आई खाने की, अब आपको भूख लग रही है, तो भूख कहाँ लग रही है, आपके पेट में लग रही है। स्मेल कहाँ से आपने फील किया, आपने कहा आपके नोज से, तो नोज ने कहा सिग्नल भेजा, आपके ब्रेन को। अब आपके ब्रेन को पता है कि आपको भूख लगी है, आपको, आपने खाना नहीं खाया, आपको एनर्जी चाहिए। आपके कानों ने कुछ सुना, ठीक है। आपके स्किन पे आपको किसी ने टच किया, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, ये सभी चीजें आपको फील जो हो रही हैं वो आपके सेंस ऑर्गन से होती हैं। आपके सेंस ऑर्गन कहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपके ब्रेन में। अब आपका ब्रेन कमांड देता है कि आपको कैसा एक्ट करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको भूख लगी है, आपका ब्रेन आपको क्या बोलेगा कि आपको खाना खाना है। लेकिन हमने कहा कि जो एक सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सोशल बिहेवियर होता है, वो क्या कहता है कि अगर आप बाहर हैं, अगर आप शॉप में हैं, तो आप पैसे दे करके ही खाना खा सकते हैं, ठीक है। या आपके फ्रेंड्स के साथ है तो आप उनसे पूछ करके उनसे कह सकते हैं कि आपको भूख लगी है, वो आपके साथ शेयर करें, आप तभी खाना ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और किसी का भी खाना ले लेंगे। तो ये तो क्या है, सोशल अंडरस्टैंडिंग है, सोशल बिहेवियर का एक पार्ट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो हमने कहा हमारे सेंस ऑर्गन सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन को, हमारा ब्रेन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कमांड देता है कि हमें अब क्या एक्शन यहाँ पर करना है। तो ये सभी के फंक्शन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए एक बार आप लोग इनके जो फंक्शन है वो आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पे नोट कर ली होंगी। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से पहले थोड़ा एक और सेगमेंट कर लेते हैं।
आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा है, प्लांट टिश्यू के आपने क्या पढ़े हैं यहाँ पे, परमानेंट जो टिश्यू है उनके बारे में हमने बात की है। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। चलिए, हेडिंग हमारे पास आती है परमानेंट प्लांट टिश्यू, और ये हमारे पास आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या एग्जांपल हमारे पास आएंगे, 3 आएंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये सारे आपके टिश्यू आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब आंसर की बात करते हैं। आंसर में पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस में क्या होते हैं, डेड सेल्स होती हैं। कौन सा जो ऊतक है वो मृत कोशिकाओं से यहाँ पर बना होता है। तो ये चीज समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि डेड सेल्स का जो मेन फंक्शन है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई ऊतक मृत कोशिकाओं से बना है। ये चीज आप समझ सकते हैं प्लांट की स्टेम से। एक प्लांट है, ये का स्टेम है, ठीक है, प्लांट नहीं कहेंगे, इसे पेड़ कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। अब पेड़ के जो तने होते हैं, आपने कहा वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, पेड़ के तने का ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, प्रकार से ये सबसे कठोर होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, लकड़ी के लिए करते हैं, फर्नीचर जो बनाते हैं हम इसी लकड़ी का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब तने को लिया जाता है, जब तने को काटा जाता है तो साइड के जो पोर्शन है वो छील दिए जाते हैं, और बीच का जो पोर्शन है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पे फर्नीचर बनाने में करते हैं। ये जो साइड वाला पोर्शन होता है इसका यूज नहीं किया जाता है। क्या रीजन होगा इसका कि क्यों छीलते हैं इसे? ऐसा भी तो हो सकता था कि जो यहाँ पे बार्क है, यानी कि जो छाल है, छाल को निकाल करके ये जो साइड वाली लकड़ी है इसका भी यूज कर लें। इसका यूज हम जलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम फर्नीचर के लिए नहीं करते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि ये क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लिविंग पोर्शन है। ठीक है, लिविंग का मतलब होता है कि ये जो साइड वाला जो पोर्शन होता है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी हैं, लिविंग सेल से मिलकर के बना है। प्लांट का, पेड़ का जो तना होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका जो तना होता है, उनका ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये कैसा होता है, डेड। इसीलिए, और डेड होता है तो इसीलिए क्या होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। इसका मतलब कि यहाँ की चीजें यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ की चीजें यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये क्या होता है, डेड होता है। डेड होता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं वो आर पार नहीं जा सकती हैं। फायदा क्या होता है, फायदा इसका ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है तो ये यहाँ नहीं आएगा, या यहाँ पे कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया तो ये यहाँ नहीं आएगा। तो फायदा ये होता है, क्योंकि आपने का डेड है तो पूरा क्या है, लिग्निफाइड होता है, जो एक्सचेंज हो रहा है चीजों का वो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से बीच वाले जो पोर्शन है उसमें आपने देखा होगा कि वो खराब नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी को खराब करने के लिए बहुत सारे जो कीट होते हैं, जैसे दीमक लग जाती है, तो यहाँ पे दीमक नहीं लगती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि फर्नीचर के लिए बीच की लकड़ी का यूज किया जाता है। इस चीज से आप क्या समझे, इस चीज से ये समझे कि जो चीज यहाँ पर आपने कहा डेड सेल से बनी होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे वो कठोर होगी, हार्ड होगी। अब आते हैं फिर से, जब हमने क्या पढ़े थे, यहाँ पर हमने इनके फंक्शन पढ़े थे। क्या क्या फंक्शन थे? पैरेन्काइमा क्या था, स्टोर कर रहा था चीजों को। स्क्लेरेन्काइमा क्या कर रहा था, पौधे के हार्ड भागों को, यानी कि टफ जो कठोर भाग जो होते हैं उन्हें बना रहा था। ठीक है, कॉलेनकाइमा क्या करे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। एपिथेलियल टिश्यू तो आपने कहा एनिमल टिश्यू आता है। तो आपने देखा जब हमने स्क्लेरेन्काइमा की बात की तो ये कठोर भागों को बनाता है। कठोर भागों को बनाने का मतलब है कि यही होगा वो ऊतक जो क्या बना होगा, डेड सेल से मिलकर के बना होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछे गया फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको गलत कथन यहाँ पे छांट करके दिखाना है। पहला है पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनमें अंतर कोशिकीय स्थान होता है, पहली चीज है। कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकन एट कॉर्नर, जो कॉलेनकाइमेटस या कॉलेनकाइमा के जो क्या होते हैं यहाँ पे टिश्यू होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो कॉर्नर से कैसे होती है, थिक होती है, मोटी होती हैं। ठीक है, कॉर्नर से कैसे होंगे, मोटे होंगे।
एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू। एपिकल और इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं दो हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल देखे थे, इंटरकैलरी देखे थे, दोनों परमानेंट टिश्यू है, दोनों क्या है स्थायी ऊतक है, यानी इनमें विभाजन नहीं होता है। लास्ट कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनिशियल स्टेज में यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अब ध्यान देखिए, अगर आपने जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ध्यान से देखिए, पढ़िए, पूछा क्या गया है आपसे और सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे क्या करना है, देखना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे बात की थी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, जिसमें आपने परमानेंट टिश्यू की बात की थी और आपने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो अब आप दोनों की डेफिनेशन जानते हैं कि परमानेंट क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक क्या होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, एपिकल और इंटरकैलरी के बारे में क्या बात हुई थी कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ना कि परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट है कि गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, आपने कहा जो स्टेम की जो गिर्थ होती है वो किसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमने इस प्रकार से पढ़ा है जब भी हमने क्या किया है यहाँ पे, चलिए तो जल्दी से आपको बताना है इस टिश्यू का नाम, ठीक है, इस टिश्यू का नाम और इस टिश्यू का नाम। इजी है यहाँ पर। हमने कहा कि आपको ये बताना है गिर्थ किसकी वजह से बनती है, कि मैं डायग्राम में बताऊं तो इसकी वजह से बनती है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो तना है, तने की मोटाई किसकी वजह से बनती है, इस ऊतक की वजह से बनती है। क्या नाम होगा इसका, आपने कहा लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या है आपका, लेटरल मेरिस्टेम है। ये आपका क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। आगे है वी सेल वॉल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, यानी कि निम्नलिखित में से किस सेल किसके पास क्या होगी, यहाँ पे परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती है। आंसर ऑलरेडी आपके पास है, आपने कहा ट्रेकिड से कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूबे या वैसल से आपने कहा कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने कहा छोटी आंत में, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आपने कहा जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। और वहीं पे क्या होता है, उस डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन भी होता है। आपको बताना है कि किस प्रकार की एपिथेलियल टिश्यू वहां पर थी। तो हमने इसी के बारे में बात की थी। हमने कहा था जैसे कि स्ट्राइटेड स्क्वामस एपिथेलियल है, कॉलमनर एपिथेलियम है, स्पिंडल फाइबर है या क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। हमने कहा था आपके पास आंसर, आधा जो आंसर है वो दिया गया है कि जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे कौन सा ऊतक होता है, आपने कहा एपिथेलियल होता है। तो एपिथेलियल का कौन सा प्रकार है, क्योंकि एपिथेलियल में भी हमने अलग अलग प्रकार पढ़े हैं। तो ध्यान रखिए, जब आप इंटेस्टाइन को देखते हैं तो हमने इस प्रकार से देखा है, ये विलाई हमने बनाया है, ठीक है, विलाई हमने बनाया है। और विलाई का जो स्ट्रक्चर होता है कॉलम स्ट्रक्चर है, कॉलम जैसा, कॉलम का मतलब यही तो होता है, कॉलम बन रहे हैं, ये कॉलम बन रहे हैं यहाँ पर। और हमने यही पढ़ा था कि ये जो विलाई है, विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई भी होती है, ये विलाई है, यही विलाई क्या करती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करती है इस प्रकार से, ठीक है। विलाई का स्ट्रक्चर कैसा आता है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा है। तो आंसर क्या होगा, कॉलमनर होगा। तो आपने कहा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि पाचित भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन बोला गया, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग में बी द पॉसिबल। कि एक व्यक्ति है, एक्सीडेंट हुआ है और उसके हाथ की जो दो लंबी बोन थी वो डिसलोकेट हो गई हैं, क्या इनमें पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चंस आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आपके लिए कहाँ है, होमवर्क में है, तो आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आएंगे। चलिए, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं और हर एक पार्ट को वहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।